चौथा एक ये है कि इन द इंडियन साइकी, देखिए अल्टीमेटली दीज एवरीथिंग इज मेंट फॉर द पीपल. यू कैन नॉट वो ये नहीं, यू कैन नॉट विजुलाइज एनीथिंग विदाउट पीपल. अगर आप सोचें कोई हवा में तो चीज़ें हो नहीं रही हैं, राइट. तो जब आप लोगों की बात करेंगे तो इंडियन जो साइकी है वहाँ पे क्या है, स्टिल पीपल बिलीव इन द गवर्नमेंट. अभी भी क्या है ना, अगर आप बैंक, पता है कि SBI, पता नहीं हाँ SBI है, ज़्यादा है, मतलब इन आर रीजन व्हाट हैपन्स दैट ना, वहाँ पता है कि SBI में ना ही हैज़ टू वेट फॉर 15 हाफ एन आवर एंड ही नोज दैट कि ना सिटी बैंक में जाऊँगा, लेकिन ना फिर भी बंदा क्या करे, मेरे को SBI में अकाउंट खुलवाना है. ही विल वेट फॉर, खड़ा होकर लाइन में वेट करेगा 6 घंटे के लिए, बट ही विल से नहीं मेरे को SBI में अकाउंट खुलवाना है, सरकारी में ही खुलवाना है मेरे को, राइट. तो दैट मीन्स दैट पीपल साइकी जो है, जो कॉन्फिडेंस है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ये कोई ऐसी मैकेनिकल चीज़ नहीं है कि आपको आज लगा आपने एक मंत्र मारा और वो पीपल का कॉन्फिडेंस बन गया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, राइट. सो इट टेक्स टाइम. The institutional memory with these banks since long, right, matters a lot, right, because these people have, these public sector banks have played influential role in the government policies, and that's why these banks are having an imprint upon the minds of the people, right, positive imprint. ठीक है, वो ठीक है कि वहाँ का मैनेजर वो रिश्वत ले रहा है, that is different story, वो प्राइवेट में भी होता है, ठीक है. और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो एक वो फील है, जो टच है, ह्यूमन टच, राइट. क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में ना वो आपको फील आती है, ठीक है. दैट इज वाई ऑन दीज बेसिस यू कैन क्रिटिकली एनालाइज दिस रिपोर्ट, नायक कमेटी रिपोर्ट, ठीक है. Yesterday I forget one thing when I was talking about देखिए जब मैं एक बात कर रहा था कि जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, तो आई फॉरगेट टू डिस्कस वन कॉन्सेप्ट. हैव यू ज्योग्राफी, अच्छा किसी का भी नहीं है ना, ऑप्शनल. देयर इज रोस्टोव मॉडल इन ज्योग्राफी. एक्चुअली ये मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ कि पढ़ाता था मैं, बट इससे रिलेटेड एक UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था, एंड दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर जॉबलेस ग्रोथ. यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है. तो mass consumption. See, this is evolution of the society on economic basis, this way. So what does this model talk about? Rostov model, it is talking about the evolution of the society on the economic basis. Actually, UPSC gave question, this model is an answer that why India have jobless growth, right. तो UPSC ने एक बार मतलब इस मॉडल का नाम नहीं लिया है, बट उन्होंने देखिए जॉबलेस ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ पे ना हर साल क्वेश्चन आता है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, तो इसको ना ढंग से कर लेना आप लोग. कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वो एक अलग बात है जब जिस साल बिल्कुल भी स्टैटिक पार्ट नहीं पूछता वो, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन आता है यहाँ से. तो द आंसर टू द जॉबलेस ग्रोथ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वो यहाँ से आ रहा है. ट्रेडिशनल प्री कंडीशन टू टेक ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड मास कंजम्पशन. तो इफ़ यू विल विजुलाइज और ऑब्जर्व एनी सोसाइटी, ठीक है, अगर आप किसी कंट्री की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इनिशियली व्हाट हैपन्स, अ सोसाइटी इज़ एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ठीक है.
जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी, वहाँ पे बार्टरिंग सिस्टम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आप सब्सिस्टेंस, आपकी एग्रीकल्चर चल रही है, आप अपने लिए चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, वो सब चलता है वहाँ पे। उसके बाद में चलता है प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। प्री कंडीशन टू टेक ऑफ में क्या होता है कि आपका थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल चीज़ें आना स्टार्ट हुई, यू स्टार्टेड मैकेनाइजेशन द एग्रीकल्चर, ठीक है, और उसके जब एग्रीकल्चर स्टार्ट होगी, मैकेनाइजेशन, तो आपके पास में ना प्रोड्यूस बढ़ेगा, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत सर्विसेज स्टार्ट होगा, राइट। फिर जब ये चीज़ स्टार्ट होती है तो आपका क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें स्टार्ट होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या होता है कि ना इनिशियली यू आर नॉट, जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रैक्टर्स, तो ट्रैक्टर्स में क्या होगा कि आपके पास एक कंपनी का ट्रैक्टर होगा, आपके पास कार होगी तो फिएट कार होगी, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होगा कि आपके पास में अगर स्कूटर है तो वो एक दो कंपनी के स्कूटर्स होंगे, राइट। यू आर डाइवर्सिफाइंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट, बट यू आर नॉट स्पेशलाइजिंग इन दैट पार्ट, राइट। तो आपके पास में हर चीज़ का ना एक एक कंपनी होगी, ठीक है। ड्राइव टू मैच्योरिटी, ड्राइव टू मैच्योरिटी में क्या होता है कि आपके पास में स्पेशलाइज चीज़ें होंगी, आपका मैन्युफैक्चरिंग में एक कंपनी नहीं होगी, दसियों कंपनियां होंगी कार की, आपके पास में 50 कंपनियां होंगी स्कूटर बनाने की, आपके पास में ट्रैक्टर बनाने की एक नहीं 20 कंपनियां होंगी, राइट। यू विल बी स्पेशलाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, राइट। एंड फाइनली सर्विस सेक्टर। अब देखिए इंडिया को, देखिए इंडिया ने क्या किया है, वॉट इंडिया डिड। इंडिया यहाँ पे था, हम ट्रेडिशनल तो सबके साथ एक साथ ऐसे ही होता है, यहाँ पे हम चल रहे थे, ठीक है, हम तैयारी कर रहे थे प्री कंडीशन टू टेक ऑफ की, हम धीमे धीमे सब्सिस्टेंस पे थे, हम यहाँ तक आए, एक एक हमने मैन्युफैक्चरिंग, हमारे पास फिएट बनाने की कंपनी थी, एम्बेसडर आई, फिर स्कूटर LML वेस्पा होता था हमारे पास में, ठीक है, ट्रैक्टर बनाने की एक कंपनी होती थी, एक दो कंपनियाँ थी। फिर अचानक हमारी ओपनिंग अप ऑफ द इकनॉमी हुआ, ठीक है। ओपनिंग अप ऑफ द इकनॉमी जब हम पढ़ रहे थे, कल और परसों में हमने एक चीज़ पढ़ी कि अचानक ही क्या हुआ, हम वी फोकस ऑन सर्विसेज, ठीक है। तो हमें फोकस करना चाहिए, ये मॉडल कहता है कि यू शुड हैव फोकस ऑन इन स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग। यही कह रहे थे ना हम, आप मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज करते, यू शुड हैव क्रिएटेड, जो हम कल पढ़े, लेदर की आप जॉब से स्टार्ट करते, टेक्सटाइल की जॉब से स्टार्ट करते, आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते, आप मशीनें, मतलब छोटी छोटी मशीनें बनाते, ठीक है, आपने वो नहीं किया। आपने क्या किया, यू डायरेक्टली स्विच ओवर टू द सर्विसेज। अभी आप देखिए अपने देश को, हमारा देश मतलब इवन आप विजुलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को, मतलब पिछले 8-10 साल में जोमेटो, हर दूसरे नई चीज़ आ रही है, उबेर, ओला, ठीक है, मतलब एवरीबडी, मतलब बच्चा जानता है कि उबेर क्या है, ओला क्या है, ठीक है, बच्चे को ये पता है स्विगी पे ऑर्डर करना है, जोमेटो पे ऑर्डर करना है, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? दिस इज एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। जो सर्विसेज है, सर्विसेज वो मास कंजम्पशन जो है, राइट, मास कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें हैं, इट्स द फीचर ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। तो आप देखेंगे US में अगर आप हैं तो वहाँ पे मतलब एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, राइट। लेकिन अब आप अगर इंडिया को देखेंगे तो यहाँ पे भी हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हमने ये वाला जो फेज था ना, ये वाला फेज स्किप कर दिया। वी डिडंट स्पेशलाइज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्टली वी स्विच ओवर टू द सर्विसेज पार्ट। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द जॉबलेस ग्रोथ। क्योंकि मेरे को तो जॉब मिलना था ना, वो जॉब मेरे को इस मैन्युफैक्चरिंग से आना था। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको जो जॉब्स आना था वो यहां से आना था, तो आपका ग्रोथ यहां से मिल गया, लेकिन जॉब्स यहां से नहीं मिला आपको। जॉब्स आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग वाले पोर्शन से आना था। यू शुड हैव स्पेशलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, then only you should have switched over to this services part, but you did otherwise. You have skipped that specialization in manufacturing, and that's why you didn't created the requisite jobs in the economy. Is it clear? So this model, whenever you are studying job, What is the last one? mass consumption, drive to maturity, high consumption or mass consumption. ठीक है, इफ यू सी दिस मॉल कल्चर,
मॉल कल्चर क्या है? आप गए थे बिस्किट का पैकेट खरीदने, ठीक है, बिस्किट के पैकेट के अलावा गए थे, आपका प्लान था मैं 100 रुपये का एक पैकेट लेके आऊँगा, एंड यू आर कमिंग अप विद वो 10,000 की आप शॉपिंग करके आ गए, क्योंकि वहाँ एक के साथ एक फ्री है, राइट? सो दिस इज़ वॉट वी वर नॉट मेड फॉर दिस। वी वर मेड फॉर कि भाई ठीक है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि हमारी जो इकनॉमी है ना, इफ़ यू सी आवर दादा दादीज़, ठीक है, वॉट दोज पीपल वर डूइंग, वो देखिए अब क्या चल रहा है। वो बोला कंजर्वेशन के नाम पे ये करो, पानी को बचाओ, ठीक है, एनवायरनमेंट को बचाओ। वी पीपल वर ऑलरेडी डूइंग दिस। हम क्या करते थे, हमारे जो वो सुबह पानी देते थे पेड़ों को, वो वही होता था। वो कहते थे कि रात में पेड़ सो गया है। जगदीशन बसु ने तो बाद में पता लगाया कि भाई ये इनमें लाइफ होती है। हम लोग पहले से जानते थे उस चीज़ को, अब उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसमें। अब जो इस बात को कह रहा है कि वो ग्रेटा, वो कौन है वो लड़की जो है, उसने बस बोला कि शी इज़ नाउ द, मतलब शी, वो एक 15-16 साल की लड़की, नाउ शी हैज़ बिकम एन एक्टिविस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। उस चीज़ को हमारे यहाँ बच्चा बच्चा जानता था पहले, ठीक है। तो अब क्या है ना, हर चीज़ का वो ग्लोरिफिकेशन चल रहा है। तो हम एवरी, मतलब जो जितना भी अभी इश्यूज़ है, इफ़ यू टॉक अबाउट द इश्यूज़ वर्ल्ड वाइड, द आंसर लाइज विद जो हमारी चाहे कल्चर कह लो, चाहे हमारी सोसाइटी में वो सारे आंसर्स थे पहले से। पर अभी क्या है, वो होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अभी हम उन सारी चीज़ें हमने पीछे छोड़ दी। नाउ वी आर, अब उनको बोल रहे हैं कि अच्छा उसने बोला ये चीज़ तो ये चीज़ सही होगी, राइट? सो दैट्स व्हाई पीपल सेड दैट एवरीवेयर इट इज गोइंग प्रोपेगेंडा, राइट? अब कौन है वो टूल किट, वो कौन है वो लेडी, मतलब वो शीज, वो ट्वीट कर रही है कि फार्मर, अरे यार तुम्हें पता है क्या फार्मर्स इश्यू क्या है, राइट? एक 15 साल की लड़की, मतलब उसे सारी, उसको एनवायरनमेंट का भी पता है, वो ये भी पता है। फॉर एग्जांपल मलाला, वो कौन थी, शी वाज गिवन नोबल, राइट? एंड नाउ शी इज इन अ पोजीशन टू स्पीक ऑन एवरी टॉपिक, राइट? सो ये चीज़ें क्या है ना, ये समझ में आती हैं व्हेन यू आर इनटू ऑल दीज थिंग्स। आपको तब समझ में आता नहीं ये सब बकवास है, जो चल रहा है ये सब बकवास है। इट्स ऑल अबाउट प्रोपेगेंडा एंड इट इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस, प्लीज, राइट? इट इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस, राइट? These things you should understand. So this is about this Rosto model. ये Rosto model ना आप वो करिए और उसको कहिए, मतलब करिए कि Rosto model in the Indian economy, application of Rosto model in the Indian economy, ये करके आप एनालिसिस इसका करिए, ठीक है? Then we were talking about mergers of public sector banks, right? See, this mergers of public sector bank, if you see the function, अब इसको थोड़ा ना हम इकोनॉमी को अपना एक पर्सपेक्टिव में रखते हैं। पर्सपेक्टिव इन द सेंस दैट वी पीपल एज अ कंट्री, एज अ इकोनॉमी, वी आर लैगिंग बिहाइंड इन द सेंस दैट वी आर लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का आप एक तो ये मत समझिएगा कि हैदराबाद में बहुत अच्छा रोड्स है तो ये पूरा देश यही है, राइट? और दिल्ली में, नोएडा में इतना बढ़िया रोड है, मेट्रो चल रहा है, तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट इंडिया, ठीक है? इंडिया इज़ अबाउट भारत, राइट, इन लिटरल सेंस। सो भारत मीन्स बिकॉज मोर देन 65% ऑफ द पीपल आर स्टेइंग इन रूरल एरिया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जब भी अपना आंसर लिखेंगे तो यू शुड बी कंसिडरेट अबाउट दैट रीज़न ऑल्सो। जो हम कल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे थे, जो लाइन के उस पार वाले लोग हैं, अनस्किल्ड हैं, रीजन्स जो अनडेवलप्ड हैं, जो लोग गरीब हैं, राइट, जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, आपके आंसर में उनके लिए कंसर्न झलकना चाहिए। बिकॉज आप यू आर गोइंग टू द पोजिशन इन विच यू विल बी एक्टिंग एज स्पोक्स पर्सन ऑफ दोज पीपल, राइट? यू आर नॉट सपोज टू बी द स्पोक्स, क्योंकि उनके पास तो पैसा बोल रहा है उनका, ठीक है? तो आप अपने वहाँ जाके, ठीक है, अभी गवर्नमेंट क्या है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द कैपिटलिज्म पार्ट, लेकिन जो यूपीएससी में जो अभी भी जो टीचर है ना, वो अभी भी सर्च कर रहा है कि आप, मतलब आपका ये क्या है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ, वही कहीं ना कहीं झलकता है आपके आंसर में, राइट? तो व्हाट हैपन्स कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास यू आर स्टिल लैगिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? अभी आई डोंट नो अबाउट द कंपैरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सदर्न स्टेट्स इज वेरी गुड, स्पेशली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली वेरी गुड। लाइक
और इवन देखिए वाई दिस इशू ऑफ not realization of the this prices for farmers is not taking place in North India, because what I have observed here in states like Chhattisgarh, I have found that वहाँ ना जो गांव का बंदे आते हैं, they are directly coming to the mandi and they are selling in the morning and going again to the village. This is not happening in our places. हमारे यहाँ क्या होता है, they are coming to the mandis, तो वो 1 रुपये की चीज़, क्योंकि हमारे ना वो किसान भी थोड़ा ना वो थोड़ा नेता टाइप है, वो आता है, वो काम नहीं करना, उसको कौन बेचेगा, को बेचने में बैठना पड़ेगा ना उसको, उसका वो शॉर्टकट है, वो आया, उसने मंडी में दिया, वहाँ से वो निकल लिया. यहाँ पे क्या है, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग दैट लेडीज़ और पीपल आर कमिंग इन द मॉर्निंग, राइट, दे आर सेलिंग देयर स्टफ, ठीक है, एंड अगेन ऑन द नेक्स्ट डे दे आर, तो उसका फ़ायदा क्या है, कोई मिडिल मैन नहीं है, ठीक है, तो दे आर रियलाइजिंग द प्राइसेस. सेम इज़ हैपनिंग इन सदर्न स्टेट्स, लाइक मैंने छत्तीसगढ़ में भी, सेंट्रल इंडिया में देखा है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, बहुत कम है हमारे यहाँ. हमारे यहाँ ये चीज़ है ही नहीं, वो आता है मंडी में बेच के वो निकल लिया, ठीक है, वो पैसा जो कमा रहा है वो बीच वाला मिडिल मैन है, वो चाहे पंजाब हरियाणा वहाँ सब यही कल्चर है. तो इसलिए आप देखना वो बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है वहाँ का प्रोटेस्ट है, टू एन एक्सटेंट इट इज़ राइट. यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, महाराष्ट्र वगैरह में प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. अच्छा, एक ना रीड द केस स्टडी ऑफ हिवाड़े बाजार. पता है किसी को उसका कॉन्सेप्ट, हिवाड़े बाजार? महाराष्ट्र से कोई है? नहीं है. दूसरा ये केस स्टडी पढ़ना, रालेगांव सीडी. ये पता है रालेगांव सीडी? अन्ना हजारे का नाम सुना है? और उन्हीं का गांव है ये, राइट. रालेगांव सीडी, SIDHI, दोनों केस स्टडी पढ़ना, राइट. ये केस स्टडी ऐसी हैं कि आप ना इनको 85 जगह डाल सकते हो. एक्चुअली हिवाड़े बाजार क्या है कि दिस अ प्लेस आई थिंक नियर बाय पुणे. तो 20 और 25 साल पहले देयर वाज ड्रॉट इन दैट एरिया एंड पीपल वर यूज्ड टू दैट, वो अल्कोहल वगैरह लेते थे वहाँ पे. आफ्टर दैट ए पर्सन, कोई बंदा वहाँ पढ़ के आया एंड ही स्टार्टेड, जब ही सॉ द कंडीशन ऑफ द विलेज, तो वो ना ही वाज डिससेटिस्फाइड एंड ही प्लान टू गो आउट ऑफ द विलेज एंड टू सेटल इन द सिटी. तो देन समबडी जो भी हुआ, देन फाइनली ही डिसाइडेड टू स्टे इन द विलेज. तो आफ्टर दैट एंड एट दैट टाइम दैट विलेज वाज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट, लेडीज़ का बुरा हाल था, मतलब लोग अल्कोहलिज्म काफ़ी था, इट वॉज एट स्पीक, और पूरा वहाँ का जो साइकिल था, क्रॉपिंग पैटर्न, वो सब गड़बड़ था, वेदर बड़ा गड़बड़ था वहाँ पे. तो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एरिया. तो अभी वहाँ का स्टेटस ये है कि वेदर बहुत अच्छा है, वहाँ प्रॉपर बारिश वगैरह होती है, राइट. मतलब इट इज़ दैट एरिया है बिकम एनवायरमेंटली सस्टेबल, इकोनॉमिकली सस्टेबल, लोग मतलब अच्छा काम करने लगे, विमान एम्पावरमेंट हो रहा है. स्पेशली उसका जो एक वो है, उसका जो उसमें लगता है ना, ये वो एग्रीकल्चरल का प्राइस, वहाँ ना मार्केट लगना स्टार्ट हुआ है, वीकली मार्केट जाने डेली मार्केट लगता है वहाँ. तो उसकी केस स्टडी ना आप कहीं भी डाल सकते हैं. मैंने बताया ना 10 इश्यूज़ आएंगे तो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं हिवाड़े बाजार की, आप पढ़ना है इसको, केस स्टडी को. एंड द सेम गोज़ विद दिस. यहाँ पे सोशल काम ज़्यादा हुआ है. इन्होंने काम जो किया ना, वाटरशेड मैनेजमेंट का जब जिक्र आता है, रालेगांव सिटी में इन्होंने, अन्ना हजारे ने वो काफ़ी काम किया इस तरीके का, ठीक है. सो यू शुड टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. और एक इसमें आपके रिठाले बाज़ार कुछ होता है, रेवठी बाज़ार, यानी कर्नाटक में, यानी कहाँ पे, रेवठी बाज़ार, जो वीकली मीट वो लगती है वहाँ, एग्रीकल्चरल बेचने के लिए जो आते हैं. कुछ है नहीं, APMC तो एक जनरल नेम है, कुछ है, मैं बताऊंगा आपको, जाने कर्नाटक यानी महाराष्ट्र में है वो, रेठुल, आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम, राइट. सो मर्जर्स ऑफ PSB. तो सबसे पहले हम इश्यूज़ की बात करेंगे, व्हाट आर द इश्यूज़ एंड व्हाट कैन बी द सोल्यूशन थ्रू द मर्जर्स ऑफ PSBs. तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर लैकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको चाहिए क्या? यू नीड फंड्स, राइट. एंड right now these funds are being provided by public sector banks, clear. and these funds, जो infrastructure project होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, the gestation period
is around 10 years, 20 years, 30 years. यही है. अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली विजुलाइज करते हैं कुछ चीज़ें. आप ना ये चला सकते हैं. इफ़ यू ये वाला मत चलाओ, वो चला सकते हो. नहीं सर. हाँ, क्योंकि ना ये चलाते ही मेरे को प्रॉब्लम हो रही है. टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या हो रहा है? पब्लिक सेक्टर बैंक में वी पीपल आर डीलिंग विद द पब्लिक सेक्टर बैंक. तो जो हम और आप जब बैंक के पास में जाते हैं, तो जो एफडी जब आप करने जा रहे हैं, क्योंकि बैंक के पास में पैसा तो हम ही लोगों से आ रहा है, बैंक कहीं से जनरेट तो कर नहीं रहा पैसा. तो the money which is being deposited by we the depositors is being ultimately channelized to the those borrowers. यही हो रहा है. तो जब मैं और आप पैसा देने जा रहे हैं बैंक को जमा करने जा रहे हैं, तो जो एफडी भी मैक्सिमम में, क्योंकि जो डिमांड हमारा है, डिमांड वाला है, डिमांड डिपॉजिट, वो तो वो दे ही नहीं सकता उसको लोन में. तो व्हाट इट इज़ डूइंग, द पर्सन हु इज़ डिपॉजिटिंग फॉर टाइम डिपॉजिट इज बीइंग गिवन एज अ लोन, इजंट इट? ठीक है ना ये चीज़. अब आप इस टाइम डिपॉजिट को देखिए. आप वेन एवर यू विल टॉक टू योर पेरेंट्स, और आप देखते होंगे तो मैक्सिमम मैच्योरिटी 5 ईयर्स की होती है. आप देख लेना, जो जितना भी आप एफडी करते होंगे ना, हमारे आपके पेरेंट्स, वो 5 साल वाली करते हैं. वो किसान विकास पत्र एक डिफरेंट स्टोरी है, वो 7 साल का होता है, 8 साल का, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी, राइट. पोस्ट ऑफिस वाली अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ दें, इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्मल बैंक्स, तो वो जो नॉर्मल बैंक्स हैं उसमें मैक्सिमम आप 5 साल का एफडी करते हैं. ठीक है. तो इसके पास में जो गारंटी है पैसे की, वो 5 साल तक के लिए ठीक ठाक गारंटी है. यानी वो 5 साल तक वो कह सकता है कि हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा है. ठीक है. यहाँ लोन आपको चाहिए ही मिनिमम 10 साल के लिए. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उसको क्या पता है कि 10 साल बाद मैं कितना पैसा मैं मतलब मेरे पास में, वो ठीक है आपको बताएगा भाई 5 साल की मेरे पास आई एम हैविंग एन एफडी ऑफ सपोज करिए 10 crores. So I am comfortable in giving the loans to anybody till 10 crores. I can give up to 10 crores, right? But subjected to the 5 years. मेरे को नहीं पता छठे साल में मेरे पास कितना पैसा होगा, क्योंकि मेरा जो एफडी है वो 5 साल तक के लिए है, right? And here you are starting with 10 years. There is mismatch of time, right? तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? दूसरा, ये जो बैंक बना था, मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, जब बैंक बनाया था दे वर मेंट फॉर आम आदमी. उनका ये पर्पज़ नहीं था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं पता था कि भैया इतना प्रोजेक्ट्स भी होगा. तो उसके लिए इवन इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, क्या नाम है, अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से ऐसे बैंक्स बने थे, दे वर एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडस्ट्रियल टाइप. IFCI, जब हम पढ़ते IFCI बैंक हो गया, IDBI हो गया, ICICI वॉज अ डेवलपमेंट बैंक इनिशियली. It was not commercial, this schedule, this commercial bank. Starting में ICICI was this developmental bank. पढ़ा था ना मैं developmental bank क्या होते हैं, exclusively for particular things. Right? NHB आपका, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक. These banks were specific. पढ़ाया है आपको, जब development banks पढ़ा रहा था मैं, उसमें मैंने आपको सब पढ़ाया है कि what are developmental banks which are taking care of exclusive areas. ठीक है, विच आर प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स. तो जैसे नाबार्ड हो गया, दैट इज़ टॉकिंग यू अबाउट एग्रीकल्चर, NHB इज़ टॉकिंग अबाउट हाउसिंग, और IDFC, IDBI और दिस SIDBI. ठीक है, दीज आर टेकिंग केयर ऑफ योर दिस फाइनेंशियल पार्ट. और आपका जैसे अभी अगर आप रिसेंट अगर आप बात करें मुद्रा, राइट, इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर MSMEs. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी. ये सब आप सोचोगे ना कि वो छू मंतर नहीं है. ठीक है, यू कैन नॉट क्लेम कि भाई वो मतलब इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा आपको. नॉर्मली होता क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि अभी भी वेन एवर आई एम टॉकिंग टू एनीबडी, मतलब इवन यू पीपल, यू आर सेइंग सर इकोनॉमी पढ़ रहे, आप वो तो पढ़ो जो पढ़ाया गया है. ठीक है, क्वेश्चन ये रहता है पढ़ना क्या है, पहले वो पढ़ो जो पढ़ाया गया है. उसके बाद में होता क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, जो है किताब वो पढ़ाया वो पढ़ नहीं रहे हो. ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम है. आप वो मैं वही बता रहा हूँ, मैंने पहली क्लास में ही बोला था, जो मैं करा रहा हूँ ना आप उसको कर लो, यू विल फील कंफर्टेबल. लेकिन हो क्या रहा है कि एंड, और दूसरा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव परचेज्ड क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स? अब देखते हो, देखें क्वेश्चंस.
अभी तक जैसे हमने कल तक किया इंक्लूसिव, कुछ समझ में आया? कुछ देखे थे क्वेश्चंस इंक्लूसिव ग्रोथ पे? प्रीलिम्स के देखे थे कुछ आया था समझ में? रिलेटिवली, मतलब थे क्वेश्चंस तो कुछ थे समझ में आ रहा था ना? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको ना 100% आना चाहिए, वो होगा भी नहीं, आई कैन नॉट क्लेम, नॉट आई क्लेम, बट मैं ये कह रहा हूँ मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ रहा था ना कि हाँ ये पढ़ाया गया है। मेंस के क्वेश्चन देखे, वो देखना, ठीक है? आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं क्वेश्चन मेरी समझ में आ रहा है, उसमें इनपुट्स आपको डालने पड़ेंगे अलग से भी, ठीक है? ये एक फ्रेमवर्क है और आपको कोई ये गारंटी नहीं कर सकता कि यूपीएससी में ना मैं जो करा रहा हूँ वही आएगा, नोबडी कैन गारंटी यू, बट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क, ठीक है? स्पेशली टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, इट्स डायनेमिक सब्जेक्ट। ये ज्योग्राफी नहीं है कि मतलब मैंने XYZ पढ़ा है और XYZ आ गया। हिस्ट्री नहीं है कि वो मतलब हुमायूं और बाबर इनका जो रिलेशन था वो एज इट इज़ है। यहाँ चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, ठीक है? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ डायनेमिक सब्जेक्ट, बट ये है, ये आपको फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा। ये अगर आपने कर लिया ना जो मैंने क्लास में कराया, यू विल बी फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है? और सबसे बेस्ट तरीका है, जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं आता ना उसको आप उस वक्त पढ़िए व्हेन यू आर एट योर पीक, जब आपको लगता है ना दिन में आपको बायोलॉजिकल क्लॉक में जब आप पीक पे होते हैं तब आप इसको पढ़िए। ऐसे नहीं कि जो सबसे डल टाइम है आप उसमें इकोनॉमी को ही लेके बैठते हो, चलो टाइम पास, वो इकोनॉमी आपके सिर में दर्द कर देगी, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है? और इसको तरीका ये है, कुछ दिन ना लगातार पढ़िए, 8 से 10 दिन लगातार, 10 दिन पढ़िए, कुछ नहीं तो कहानी की तरह पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा फिर भी पढ़िए, तो ना आपको समझ में आना स्टार्ट होगी, वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आप इसको उस वक्त बिल्कुल मत पढ़िए, इवन इट्स नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमी, वेन एवर यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल विद एनी सब्जेक्ट, डोंट रीड दैट सब्जेक्ट इन योर ऑफ टाइम। आपकी किसी लड़ाई हो क्या है, चलो गुस्सा उतारते हैं, इट्स नॉट मतलब वो फ्रस्ट्रेशन बस्टिंग का टाइम नहीं है ये, क्योंकि वो और फ्रस्ट्रेट कर देगा ये सब्जेक्ट। हाँ, उसको उस टाइम पे पढ़ना है कि यू आर एट योर पीक बायोलॉजिकली, उस वक्त पढ़ने से, कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में 12 बजे उनका, तो उस वक्त पढ़ना है सब्जेक्ट को आपको, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ना। और दूसरा, मैंने फिर अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, एक तो जो पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़िए, स्पेशली कुछ बुक्स मेरे यहाँ बिल्कुल अब बिग नो है, रमेश सिंह कभी उठाना मत, दत्ता सुंदरम कभी मत उठाना, ठीक है? नहीं तो वो आप उठाएंगे यू विल बी पजल्ड ना कुछ। विवेक सिंह मैंने नहीं पता है मेरे को, एक संजीव वर्मा, राइट, उनकी बुक ठीक है, मैंने मतलब देखी, मैं फ्रैंकली देखी, लेकिन ना उससे ज़्यादा आप ना ये जो मैं करा रहा हूँ ना वो करो। हाँ, इकोनॉमी इनके श्रीराम के नोट्स आप उठा सकते हैं, जो उनके वो क्लास नोट्स नहीं, जो बुक आती है उनकी बुक टाइप की, वो ले सकते हैं आप, दैट्स गुड। उन्होंने वो टेक्स्ट की तरह लिखा है और वो ठीक है, ठीक है? मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई, आप देखो कुछ समझ में नहीं आया, आप अर्थोपीडिया से पढ़ो। गूगल तो सबके पास है आज की डेट में, पहले टाइम था कि हमारे टाइम पे गूगल वगैरह नहीं था, ठीक है? अब तो गूगल भी है, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप गूगल करो, सबसे बेस्ट है। एक आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा है, आप अर्थपीडिया में पता है क्या, वहाँ पे इफ एनी आर्टिकल इज रिटन बाय समवन, दोज आर्टिकल्स आर मेनली रिटन बाय द पीपल हु आर फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज पीपल, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन राइट टू देम, दे विल रिस्पॉन्ड यू। सबसे बेस्ट है वो, जो बंदा पॉलिसी बना रहा है उसी से आप बात कर रहे हो, और क्या चाहिए आपको? फिर मैंने आपको बोला है कि अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझनी नहीं कहीं समझ में आ रही है, गो टू RBI की वेबसाइट, वहाँ से अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब पढ़ के देखो, होता क्या है ना, हम लोग समझते हैं RBI अरे बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं। आप क्या करते हो ना, यू स्टार्ट सर्चिंग, जो होगा वो नोट्स होगा, किसी कोचिंग का होगा, वो उठाओगे, वो बंदा क्या करेगा, वो कहाँ से टेप रहा है, वो भी वहीं से टेप रहा है। अब वो पता लगा उसने वो चीज़ स्किप कर दी जो आपको समझनी थी, तो वाई यू आर नॉट फॉलोइंग द ओरिजिनल सोर्स? वो बंदा भी वहीं, कोई नहीं बनाता अपने नोट्स, ये बता रहा हूँ मैं। इन कोचिंग सेंटर्स जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जो वैसे ही बैठा, वो पता क्या करते हैं, वो कॉपी, अभी आप वहाँ जाएंगे ना, आपको ये बड़े बड़े जितने भी नाम हैं, स्टूडेंट्स आर दोज स्टूडेंट्स जिनका अभी अटैम्प्ट चल रहा है, जो अभी फ्री बैठा हुआ है, दे स्टार्ट चेकिंग द कॉपीज़। उनके जो क्वेश्चंस आपको लगेंगे ना, वो ठीक है, स्टार्टिंग में सबने मेहनत किया, विजन IAS एट दैट, मतलब इवन देयर इज अ टीम, दोज पीपल आर वर्किंग, बट अल्टीमेटली दैट इज हैपनिंग, आई एम टेलिंग यू, मतलब आई कैन टेल यू विद द नेम्स। तो आप ये मत समझिए कि ना कोई कहीं पे बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू टेक दैट कॉल, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप सोचोगे ना कि कहीं आपको वो संजीवनी बूटी कहीं नहीं है, वहाँ से मैं पढ़ के, वो पहले कभी होता था 2005 से पहले, कि वो सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते थे, वो वाजीराम से आते थे,
2005 से पहले जो वाजीराम पढ़ाता था 80% क्वेश्चन वहीं से आता था, अब नहीं है वो पैटर्न। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया कि आप न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ से नोट्स बनाइए, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, करके तो देखो आप। अब होता क्या है ना, वो हम लोग थ्योरी बनाते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कोई नया बंदा आएगा, मैं बताया आपको, अगला बंदा फिर आएगा, वो एक नई चीज़ बताएगा। एवरीबडी इज़ हैविंग हिज ओन एक्सपीरियंस। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ज़रूरी थोड़ी मेरा एक्सपीरियंस XYZ को सूट करे, हो सकता है आपको सूट करे, आपको सूट नहीं कर रहा हो, ठीक है, आपको अपना ही करना है, ठीक है। बट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, एक तो आपको ना, अभी मैं ये कह रहा हूँ, आप रिलीजियसली जो मैंने कराया ना वो करो, ठीक है, करके देखो आप 2-3 महीना करके देखो। नहीं समझ में आओ, सब एवरीथिंग इज इन द ग्रुप, यू कैन पिंग मी 1-on-1, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरे को इवन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस लिख के दिए थे एट दैट टाइम, आदित्य ने दिए थे, शायद सुमन वाज गिविंग आंसर्स टू मी। मैंने चेक करके बताया कि हाँ ये इसमें प्रॉब्लम है, या तो ये हो कि इफ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट इज डिफरेंट स्टोरी, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू द स्टूडेंट्स, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि और देखिए, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट यूपीएससी, प्लीज फोकस ऑन द बेसिक्स। आप बड़ी बड़ी चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो आप वहाँ पे चीज़ें कराएंगे। आप वहाँ पे देखेंगे ना, वो बड़े बड़े सिंपल वर्ड्स पूछता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, प्री में पूछ रहा है वो क्वेश्चन। अब आप कहोगे अरे ये तो आना ही नहीं है, ये तो मेरे को आता है, आता नहीं है, आप उसको पढ़ो। वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पूछेगा, वो पूछेगा आप आए, आपने वो बेचाबाजी, वो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसमें क्या है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे। वो ऐसे नहीं पूछेगा कि नहीं आप मेरे को बता दो लिस्ट आउट की ये चीज़ XYZ, वो ऐसे नहीं पूछता वो। दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट आपने चीज़ों को कितना समझा है, एनालिटिकली बेसिक को कितना समझा है। क्वेश्चंस वहीं से आते हैं सारे। अब हम लोग क्या है ना, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ों में लगे रहते हैं, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ री स्ट्रेटजाइज योर सेल्फ, आपको स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो कमिंग टू दिस पार्ट, तो वी आर लैकिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जेस्टेशन पीरियड मेरा इनका ज़्यादा है। एक तो ये मिसमैच है, टाइम का मिसमैच है, ठीक है। दूसरा पैसा कहाँ से आया, ठीक है, पैसा कहाँ से आया। तो जब पैसा कहाँ से आए तो वील बी स्टडिंग डिफरेंट मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, जो आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पढ़ा है आपने इन्वेस्टमेंट मॉडल? नहीं पढ़ा ना, अभी नहीं पढ़ा है। आई विल बी स्टार्टिंग। व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड एंड टाइम पीरियड, मतलब उसका एग्जैक्ट टर्म क्या है, टर्मिनोलॉजी? नहीं, जेस्टेशन पीरियड इन इटसेल्फ इज अ टर्म। कल बता रहे थे ना कि आपने जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाया, कि मैंने प्रोजेक्ट, आज मेरे को बोला गया कि यहाँ पे मेरे को हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है। सो आई आस्क्ड एन आर्किटेक्ट, आई टॉक ऑल एवरीबॉडी, so they said कि in 5 years we'll be starting with this. So gestation period is the gap between the planning and the execution of the plan. So अगर मैंने आज प्लान किया, आज मेरे को रिपोर्ट मिली कि it will be ready by 25. So today we are in 21. So this is a gap of 4 years. This is gestation period, right? It's the gap between the conceptualization and operational, ठीक है, operationalization of the plan. This is gestation period. So we have lack of long-term funds for the gestation period. नहीं, ये मैं समझा है आपको। सी, मैं ये कह रहा हूँ, द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द लोन। मेरे को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए 20 साल का, यहाँ पे PSBs के साथ में लोन कितना है, 5 साल का, वो फंड है वो 5 साल का है। सो देयर इज अ मिसमैच। सेकेंडली, these public sector banks were exclusively meant for carrying out the economic functions of the common man. They were not prepared for ये बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बनाने के लिए लोन देना पड़ेगा। ये तो अब चीज़ें आ रही हैं ना, राइट। नाउ दे आर इनटू दैट फील्ड कि भाई ये उसको भी लोन देना है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, द पर्सन हु इज़ अ सिंपल PO, ठीक है, आप जानते होंगे जो POs जो जाते हैं बैंक्स में, दीज पीपल, उनको कोई ये थोड़ी पढ़ाया जा रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। उनको नहीं पता कि किसका मर्जर से किस कंपनी का क्या होने वाला, वो अलग कहानी है पूरी, ठीक है। वो तो PO इज नॉट रेडी फॉर दैट यू नीड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और वो जो सरकारी बैंक में वो गया हुआ है, वो कैनरा बैंक में जो बंदा बैठा हुआ है, उसको तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आई नहीं आता, देन इट्स अ कंप्लीट मिसमैच। तो इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है। क्या उसको नहीं पता, उसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उसने कहा अच्छा साहब को खुश करना है, उसने लोन दे दिया, पता लगा उसमें वायबिलिटी नहीं थी उस प्रोजेक्ट की। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर दूसरा, वायबिलिटी थी भी तो इन बिटवीन जो चला
उसने पता लगा 1 साल तक जो सामने वाला जिसने लोन लिया उसको समझ में आ गया पैसा हो गया, अब इसको एनपीए करके निकल लो, तो उसको नहीं पता है ना डायनेमिक्स, उस इंडस्ट्री का डायनेमिक्स नहीं पता है। तो अभी क्या हुआ एंड तीसरा कि जो आपका स्टार्टअप्स है, बिकॉज गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स राइट नाउ, तो इन स्टार्टअप्स के लिए भी पैसा चाहिए। अच्छा, बैंक आपकी क्रेडिबिलिटी देखता है, बैंक आपकी क्रेडिबिलिटी देख रहा है ना, पीएसबी आपको बोलेगा भाई आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपने कंपनी स्टार्ट नहीं की, आप पहली बार लोन लेने जा रहे हैं, तो बैंक बोलेगा भाई मैं तो रिस्क लूंगा नहीं, मैं तो क्रेडिट स्कोर देखना है, मेरे को बताओ आप कितना कमा रहे हो। स्टार्टअप बोलेगा कमाते तो तुम्हारे पास ही आते। हाँ ठीक है, कल मैंने आपको इन्फोसिस का केस बताया था, ठीक है। तो अगर कर्नाटका डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, तो अगर आप इस बार बजट में दे हैव कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो वो बोल रहा है कि हम लोग एक ऐसा बैंक बनाएंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन देगा सारा, राइट, एंड यहाँ पे वो सारा इस तरीके का पूल पैसा करेगा, ठीक है। बड़े बड़े मतलब दे विल बी, जो भी है म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगा या फिर द गवर्नमेंट, अभी उसका एक स्ट्रक्चर नहीं आया, दे हैव जस्ट गिवन द नेम, दे आर प्लानिंग फॉर सच सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को लोन देगा, और जेस्टेशन पीरियड उसका ज़्यादा होगा, और वो उसी तरीके से पैसे को पूल करेगा। कहाँ से लाएगा वो अभी डिफरेंट स्टोरी है, बट दे आर प्लानिंग फॉर दैट, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट दे विल डू, दे विल कीप, वो पीएसबीज को अलग करेगा, और जब पीएसबीज को वहाँ से अलग करेगा तो एनपीए का चक्कर भी खत्म हो जाएगा उनका, यानी वो भी सस्टेनेबल हो जाएंगे, और उनका सिर का दर्द इनके सिर में आ जाएगा, राइट। दैट इज़ व्हाट अबाउट दे आर प्लानिंग फॉर डीएफआई का उन्होंने बात किया है इसमें बजट में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर। हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि मर्जर से क्या होगा। मैंने बताया ना, एक तो इनको पूल चाहिए बहुत बड़ा, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक करना है, वी आर एट अराउंड 2.8 एंड वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 1.02 ट्रिलियन बाय दिस 2025, ठीक है। वो पैसा कहाँ से आएगा? बैंकों के पास ऑलरेडी एनपीएज है, ठीक है, तो पैसा कहाँ से आना चाहिए वो। तब वो बोल रहा है कि भाई आपको एक ऐसा बड़ा बैंक चाहिए जिसको बोला डीएफआई। दूसरा ये बोल रहा है कि जो छोटा बैंक्स है, ठीक है, तो छोटे बैंक्स के पास में एनपीए सबके पास में है, लेकिन कुछ छोटे बैंक ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं ना कि कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, बड़ों का सहारा मिल जाता है, तो वो उनकी जो कमियां जो है वो मतलब कम हो जाती हैं रिलेटिवली, क्योंकि इट्स अ रिलेटिव टर्म। तो वो क्या कर रहा है, जिन बैंकों की जो फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ है, राइट, तो वो बोल रहा है कि उनको मर्ज करने से क्या होगा, उनकी जो वीकनेस हैं, ठीक है, वो कंपैरेटिवली, क्योंकि उसके पास तो एसबीआई के पास तो भाई अथाह पैसा है। अब फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में कोई XYZ कंपनी, इसके पास कोई पैसा नहीं, रिलायंस में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, समुद्र में एक नदी और मिल जाएगी, अल्टीमेटली तो साफ़ ही होनी है, राइट। तो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वो बोल रही है कि जो छोटे छोटे बैंक जिनकी कंडीशन गड़बड़ है, एक तो उनका जो एनपीएज है, एक तो वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, द बिग बैंक्स विल बी एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर, राइट। दूसरा वो बोलता है कि देखिए मैंने बताया ना, एक तो सारा इशू, इनका जो मेन इशू है वो फंडिंग का है, ठीक है। इन इंडिया वी आर नॉट हैविंग एनी बैंक विच इज़ ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो बड़ा बैंक जिसको बोलते हैं ना। अब अगेन दिस इज़ एक्चुअली डिबेटेबल, this is again debatable because after 2008 recession we did away with the concept of the universal banking। जब हम कर रहे थे कि भाई बड़ा बैंक बनाना है, ठीक है, लेकिन जब रिसेशन के बाद में ये हुआ कि भाई उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, when the concept of too big to fail shattered, तो इसकी ज़रूरत क्या है इस बड़े बैंक की। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, बड़ा बैंक इसलिए चाहिए कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड करने के लिए पैसा चाहिए, हमारे पास कोई ऐसा बड़ा बैंक नहीं है दैट कैन टेक, क्योंकि अभी आप देखेंगे पैसा आप कहाँ से ला रहे हैं, आप मेट्रो के लिए आप जापान को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉन्टैक्ट करते हैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। आपका बैंक क्यों फाइनेंस नहीं करता मेट्रो को? क्योंकि उसके पास इतना पूल ही नहीं है। पूल कहाँ है? पैसा होगा तभी तो वो देगा, ठीक है। तो जब वो बोल रहा है कि आप इसको, जब बड़ा बैंक मतलब उनका जब मर्जर हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका पूल भी बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी पैसा आप दे सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज़ अगेन समथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी, बट द नोशन इन द गवर्नमेंट इज गोइंग इन लाइक दिस कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको पूल बढ़ जाएगा तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पैसा दे देंगे।
तो चीज़ें वो DFI भी लेके आ रहे हैं, मर्जर भी कर रहे हैं, वो दुनिया भर की चीज़ें चल रही, बट पता नहीं इफेक्टिवली कितना होगा, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी. नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ द मर्जर इज एनी क्रिटिसिज्म, कोई क्रिटिकल है इसका, वाई अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द मर्जर? कंपटीशन कम हो जाएगा. कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा. कम हो जाएगा, यस, मोनोपोली. व्हाट एल्स? दूसरा देखिए इश्यूज ये हैं कि एवरी बैंक इज़ हैविंग इट्स ओन वर्किंग कल्चर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है. तीसरा वो जो फ़ायदा बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई जैसे आई हैवंट ऑब्जर्व हियर बट इन नॉर्थ इंडिया व्हाट आई हैव ऑब्जर्व के इन द सेम लोकेलिटी यू विल मतलब आफ्टर बिफोर 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ ये, स्टेट बैंक ऑफ वो, within a periphery of 500 meters you will find n number of subsidiaries of state bank, right? That means their replication of वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लग रहा है, आपका मैन पावर इतना लग रहा है, आपको गेट कीपर तो एक ही चाहिएगा ना, आपको कैशियर तो बैंक में एक ही चाहिएगा ना. अभी क्या है, आपके 10 कैशियर लगे हुए हैं, 10 ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ दिस, स्टेट बैंक ऑफ दिस, स्टेट बैंक ऑफ दिस, ठीक है. आपका 10 ब्रांच है तो 10 कैशियर हैं आपके. आप क्या करेंगे, आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल का काम होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल. ठीक है, तो बेनिफिट है इसका इकोनॉमी ऑफ स्केल, एफिशिएंसी, लार्ज पूल ऑफ फंड, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, right? Then efficiency, दूसरा क्या है, एफिशिएंसी हो गया. हाँ ठीक है, ये इसका बेनिफिट है मर्जर्स का, ठीक है. और आपका एफिशिएंसी उसी में आ गया कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बच जाएंगे, वो सारी चीज़ें. एफिशिएंसी अपने आप में एक बड़ा टर्म है. और जब आप इसका क्रिटिसिज्म की बात करेंगे मर्जर्स की, एक तो डिफरेंट वर्क कल्चर, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, दूसरा एक देखिए, अब उसको आप पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, कि जो आपका जॉब क्रिएशन है वो बड़ा कम हो गया है. एक टाइम पे SBI में 15-20 हज़ार वैकेंसीज आती थी इन अ ईयर IBPS के थ्रू, ठीक है. अब सारे बैंकों की मिला के 3,000 वैकेंसीज नहीं आ रही हैं. तो कहीं ना कहीं अब उसको मैंने बताया ना, पॉजिटिवली जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट. So these are the issues with this mergers of the banks, right? So this is almost all about your banking mergers. और अभी आपका ना NPA वाला भी डिस्कस करना है. लिख लेते हैं ना, काफ़ी चीज़ें लिखने के लिए रह गई हैं. कल भी कुछ नहीं लिखा है, परसों का भी रह रहा था कुछ चीज़ें. एक बार लिख लेते हैं सारी चीज़ें. कहाँ तक लिखा है हम लोगों ने? पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ challenges in disinvestment. challenges We discussed about LPG reforms, but then challenges in disinvestment. disinvestment. अच्छा वो क्या था? Have we discussed negative implication of this NEP? Just a second. I think so. We haven't done that ना? Sir, नहीं. हाँ नहीं हुआ है. Positive impact और negative impact. Right. Write down. Critical analysis of new economic policy. New economic policy.
Positive lesson. Positive we have discussed. Write down. With the opening up of the economy, undoubtedly we have overcome the mindset of Hindu rate of growth but So थोड़ा सा with the opening up of the economy, undoubtedly we have overcome the mindset of Hindu rate of growth to But but the nature oblique pattern of growth is alarming. Right. Post NEP, the Gini coefficient has increased from 0.40 to 0.51. ब्रैकेट में लिखिए IMF। देखिए ये क्या है कि हर एजेंसी अपना अलग अलग देती है, ठीक है। जैसे कुछ जगह ना यू विल फाइंड दैट इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 0.31 टू 0.45, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। वैसे ना ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे बताएं कि इतना गिनी कोफिशिएंट हुआ है। अगर आप वहाँ लिख रहे हैं कि गिनी कोफिशिएंट इतना से इतना हुआ है, मतलब बढ़ा है, ठीक है, तो इट्स सफिशिएंट। अगर आप ज़्यादा जैसे जिस साल आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जिस साल आप मेंस में अपियर होंगे, उस साल आपको ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे से देखना है, ठीक है। इसलिए मैं डेटा पे बहुत कम फोकस इसलिए करता हूँ, वो बस आपको रेफरेंस के लिए होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसमें लिखोगे, आप इसको ना कैरी ऑन करते हुए ना वो अगले साल तक आपके दिमाग में वही रहेगा। पता लगा वो उस साल इकोनॉमिक सर्वे में चेंज हो गया जिस साल आप मेंस लिखने वाले हैं। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि आपने पता लगा ये आपके माइंड में इम्प्रिंट रहेगा, आप इसको वहाँ लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जितना भी डेटा है, जितना डेटा होता है वो केवल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है, ये ध्यान रखिएगा। आपको सारा डेटा अपडेट करना है इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, या फिर जो उस वक्त की कॉन्टेम्प्रेरी रिपोर्ट है, ठीक है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि गिनी कोफिशिएंट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, राइट। इंक्रीज फ्रॉम 0.40 NEP to 0.51 by the mid of 2010 decade, यानी 2015-16 के आसपास की बात है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, if we talk sectorally, the agriculture sector which is having dependence of more than 60% of the population is growing. इसको ना is growing मतलब कि is struggling to grow. It's struggling to grow at 3 to 4%.
On the other hand, the manufacturing sector, which can provide jobs to the masses, is also not growing. ना ऑन द अदर हैंड गलत लिखा है, स्टार्टिंग ऑन द अदर हैंड काट देना. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या लिखा है? which can provide jobs to the masses is also not growing. Is also not growing. ठीक है, full stop. On the other hand, the service sector is growing. ब्रैकेट में 15 to 20% rate of growth. 15 to 20. हाँ, ब्रैकेट में. This growth in the services sector is beneficial to the economy in the sense that the pace of the growth has become comparatively high than the pre-NEP era. But the pattern of the growth has given rise to the inequality. Then next line से लिखिए, growth post NEP is centralized in the western, southern parts of the country. These reasons are attracting a lot of investment ब्रैकेट में लिखिए प्राइवेट एज वेल एज फॉरेन एज वेल एज FDI, प्राइवेट एज वेल एज FDI, and creating this region as blue corridor. आगे लिखिए, on the other hand, the eastern region along with the northeastern region is facing में bearing the brunt आता है ना, वो क्या phrase जो होता है, is bearing the brunt of left wing extremism.
reasons are not getting any investment, and hence there is no infrastructure development, and eventually these reasons are named as red corridor. Red corridor. राइट, नेक्स्ट लिखिए, ये हो गया रीजनल आपका पार्ट, सेक्टोरल हो गया, रीजनल हो गया। देन आगे लिखिए, पोस्ट एनईपी there remains a divide between rural and urban, poor and rich, skilled and unskilled, etc. Right. Unskilled, etc. Right. आगे लिखिए इसमें, पोस्ट एनईपी पॉलिसी it was anticipated that we will increase the share in global exports, but the complexities of the laws, and the issues of the local issues are not allowing India to emerge as the manufacturing hub of the world. फुल स्टॉप। अगली लाइन से लिखिए, पोस्ट एनईपी FDI flows has also increased. But if we analyze the inflows sectorally, it is very clear that most of the FDI is going to the services sector. Now coming to inclusive growth.
देखिए So basically we are criticizing NEP in terms of sectoral growth, in terms of regional development and human capital utilization, right? वी आर क्रिटिसाइजिंग, देखिए दो चीज़ें हैं. इंक्लूसिव ग्रोथ में जो चीज़ आएगी लगभग लगभग वही चीज़ क्रिटिकल एनालिसिस है एनईपी का. क्योंकि जब मैं कल डिस्कस कर रहा था, मैं बोल रहा था आपको कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आया कैसे. इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ये आया कि वी वर सेटिस्फाइड, देयर आर टू थिंग्स फॉर ग्रोथ, पेस एंड पैटर्न, राइट. वी हैव अचीव द पेस. मेरा 8% ग्रोथ हो गया है. मैं 3.6 से स्टार्ट किया था, 8% मोर देन डबल हो गया. आई हैव ऑल्सो टच 10%. तो पेस इज़ फाइन. वॉट मैटर्स इज द पैटर्न. तो पैटर्न में मैं बात कर रहा हूँ, सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं रीजनल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो इनइक्वालिटी जहाँ जहाँ आई है वही इसका क्रिटिकल असेसमेंट है, ठीक है. समझ में आ गया. चाहे वो रीजनल होगा, चाहे वो सेक्टरल होगा, चाहे रिच पुअर होगा, चाहे वो रूरल अर्बन होगा, चाहे वो एफडीआई आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है. तो इंक्लूसिव ग्रोथ और ये एनईपी का जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो एक ही है. वो मैंने अलग से इसलिए लिखवा दिया कि वो कहीं आप बाद में कहोगे एनईपी का क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है मेरे पास में, ठीक है. उसमें आपको जो आंसर लिखना पड़ेगा वो इंक्लूसिव ग्रोथ वाले से उठाना पड़ेगा, एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर. वो एक ही चीज़ है. क्रिटिकल एनालिसिस एनईपी का है, वही इंक्लूसिव ग्रोथ का आने का कारण है. क्लियर. राइट डाउन इंक्लूसिव ग्रोथ. लिखिए. Inclusive growth is an idea which is already mentioned in the Indian Constitution under Article 38 and 39. ये DPSPs में आता है ना. हाँ, Indian Constitution. under Article 38-39 that talks about reducing the inequalities under the broader framework of DPSP. Inclusive growth, IG, implies a direct link between macroeconomic and microeconomic determinants of growth. IG is about the pattern of the growth. And it is not only concerned with, it's not only concerned with the delivery of the growth, but it's about the active participation of each and every one in the growth story of the country. In the growth story of the country. More the people are involved actively in the growth,
more it is inclusive. More the people are actively involved in the growth story, more it is inclusive. Growth is inclusive if first, growth involves participation of the people from the wrong side of the income divide. ब्रैकेट में पुअर. नेक्स्ट पॉइंट. So why is it the wrong side, sir? रॉन्ग साइड ऑफ द रॉन्ग साइड मतलब मैं रॉन्ग साइड वो है ना जो पुअर बंदा है, अभी वो ग्रोथ स्टोरी के बिल्कुल रॉन्ग साइड में है. राइट साइड में द बंदा हु इज रिच. राइट. Wrong side, the terminology comes a little negative. So can you have a better word for? ओके That's what I wanted to ask. ओके ओके ओके. इनकम It's not wrong for them to be. नहीं, आई गॉट इट. Opposite side of the income divide, right? Opposite side of the income divide. You can use that term. Opposite side of the income divide, right? Comma. Or next bullet. If growth is in those sectors which are labor intensive, put in bracket agriculture and leather or textile. If second bullet point, if it involves innovation, if it involves innovation, right? Next bullet point, if it is pro environment, if it is pro environment, if it is in the regions which are backward. बुलेट मैं पूरा आपको वो डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ. इफ इट इज प्रो एनवायरमेंट, इफ इट इज इन द रीजन्स विच आर बैकवर्ड, it bullet next bullet, if it is in the sectors in which poor people are involved, bracket में agriculture. Next bullet, if it uses factors of production that poor possess, ब्रैकेट में अनस्किल्ड लेबर. नेक्स्ट बुलेट, इफ इट रिड्यूसेस द प्राइसेस ऑफ कंजम्पशन आइटम्स दैट poor consume, that is food, fuel, clothing. Right. Clothing. Clothing. ठीक है.
This is all about your inclusive growth. A broader definition. एक लाइन और लिख लीजिए. In the modern parlance, PARLANCE, inclusive growth should be comprising of social inclusion, financial inclusion, and digital inclusion. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई ग्रोथ इज नॉट इंक्लूसिव. देखिए, ग्रोथ इन इंडिया इन जनरल एंड एक्सक्लूसिवली पोस्ट 1991 is not inclusive because it is uneven across the sectors. The growth is more in the sectors which are capital and technology intensive, like services sector, ब्रैकेट में आप आईटी डाल लीजिए, टेलीकॉम डाल लीजिए, एंड sophisticated manufacturing sector, ब्रैकेट में आप फार्मा एंड ऑटो डालिए, full stop. On the other hand, growth in agriculture and labor intensive manufacturing sector is comparatively slow. It has also been observed that we attracted FDI but the FDI, देखिए सेम है ये NEP बोला बोला ना, आपको हर बार यही लगेगा कि वही लिख रहे हैं, बस मैं इसलिए लिखा रहा हूँ आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कि लिखाया नहीं था, but it is going into the sectors which are less labor intensive, comma, going to the regions which are already developed. Giving rise to regional inequalities. Post 1991,
capital formation in the primary sector is not increasing, and hence this sector it's struggling. Right. नेक्स्ट लिखिए वे आउट. Can you explain me one thing? There was a statement in Human Development Index report 1996 that growth which is taking place is voiceless, ruthless, jobless. एक्चुअली ये तो वहीं से आया, जो सिलेबस में चीज़ें आई हैं ना वहीं से आई हैं. जॉबलेस, रूथलेस, वॉइसलेस एंड रूटलेस. कौन सा रिपोर्ट है? HDI रिपोर्ट 1996 लिख लीजिए इसको. The growth, if not managed properly, will result into jobless, voiceless, rootless, futureless. एक्सप्लेन करेगा कोई इसको? सोचो थोड़ा बहुत सोचो. Any idea? They are saying that job is jobless, ruthless, voiceless, rootless. So jobs won't be created, and by voiceless they mean the income disparity and all those inequalities will not represent the lower people. Ruthless is because of the extreme capitalism which will take place when we let the market be. And futureless because it's an unsustainable growth. All right. See, ruthless, jobless तो हो गया, right? Jobless is clear. Then ruthless. Ruthless means gap between rich and poor. राइट, मोर एंड इनइक्वालिटी. तो इनके लिए तो ये रूथलेस ही है, राइट. देन वॉइसलेस. वॉइसलेस मीन्स इफ यू सी, देखिए एक ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा ये बोला जाता है कि हम बोले थे ना कि मोनोटोनिटी ऑफ द कल्चर्स. सब जगह मैकडोनल्ड आ गया है, राइट, सब जगह KFC आ रहा है. तो लोगों का जो अपना सिस्टम था वो चलना बंद हो गया. तो फॉर एग्जांपल कल हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि अबाउट ट्राइबल एरियाज़, राइट. ट्राइबल एरियाज़ में जल जंगल ज़मीन जो है दैट बिलोंग्स टू दोज पीपल. बट अभी क्या हो रहा है, कोई भी MNC आ रही है, सरकार बोल रही है नहीं ठीक है यहाँ पे आप फैक्ट्री लगा लो, राइट. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, द वॉइस ऑफ द लोकल्स इज़ नॉट बीइंग हर्ड, राइट. कौन सुन रहा है ट्राइबल एरियाज़ की? कोई नहीं सुन रहा. वो फैक्ट्री ला के चले जा रहे हैं. एक मूवी थी, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट मूवी, इसमें शायद राजकुमार राव है, वो न्यूटन, शायद वो शायद वही है ना, न्यूटन. वो ट्राइबल हैं, इलेक्शन के बारे में. लेकिन उसमें कुछ शायद दिखाता है वो कि वो ट्राइबल एरियाज़ में इलेक्शन कराना हो, तो वही थी ना वो. उसमें उनका जो चल रहा होता है, अंदर अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, राइट. तो दैट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट वॉइसलेस, ठीक है. जो ट्राइबल एरिया का बंदा है उसका कोई वॉइस नहीं है, जो गरीब आदमी है उसका कोई वॉइस नहीं है. नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, ठीक है. बड़े बड़े मंचों पे बात हो रही है, हम ट्राइबल के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बट अल्टीमेटली व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है. अब देखिए इसका एक आप पॉजिटिव, जब आप कोनोटेशन की बात करेंगे तो आप ये भी बात कर सकते हैं कि जैसे अभी ये है जो ट्राइबल्स के जो इश्यूज़ हैं ना, जब वेदांता वाला जो इशू चल रहा था तो दैट इशू वाज रेज्ड इन लंदन, राइट. इवन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, अभी जो इश्यूज़ चल रहा है तो एक तरीके से बोला जाएगा कि भाई गवर्नमेंट नहीं सुन रही है इनकी बातें, ठीक है. किसान जो बैठा हुआ है, दे आर ऑल्सो गरीब लोग ना, ठीक है.
राइट, इन दैट सेंस। इवन इसमें ट्राइबल्स भी हैं क्योंकि लैंड इज रिलेटेड टू द ट्राइबल पीपल ऑल्सो। तो एक इसका पॉजिटिव ये है कि दीज पीपल कैन बी सेड टू बी वॉइसलेस इन द सेंस कि गवर्नमेंट, अभी जैसे जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि गवर्नमेंट इज ओनली टेकिंग द डिसीजंस इन द बेनिफिट ऑफ द रिच पीपल, दैट इज द बिजनेसमैन, राइट। But you can counter it with that because of the globalization, their voice is being raised by the people of international stature. जैसे अभी कमला हैरिस की जो नीस है, शायद उसने वो ट्वीट किया है कि उसको अरेस्ट कर लिया, किसानों का आप ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है। वो रेहाना ने ट्वीट किया, राइट। तो देखिए, मैंने फिर वही बताया, आप आंसर जो लिखेंगे इन चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। ये चीज़ें हैं, ये कांस्टेंट रहेंगी चीज़ें। डिपेंड ये करेगा आपको यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है, इनको आपको कैसे यूज़ करना है। कहीं पे उसको नेगेटिव सेंस में यूज़ करना है, कहीं पे आपको उसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना है। दैट विल डिपेंड अपॉन आप कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। आंसर लिखने में बहुत चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। तो जैसे अभी एनवायरनमेंट का कोई इशू है, उसमें आपको ग्रेटा वो कौन है, वो लड़की, उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि रेजिंग द वॉइस एट दैट लेवल, तो उस पर यूएन भी उसको कंसिडर कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को हाईलाइट करना है, उसको यूज़ करना है, ठीक है। वॉइसलेस हो गया, रूथलेस हो गया, देन फ्यूचरलेस। भाई फ्यूचरलेस का सिंपल मतलब ये है, आपने यू आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन जनरेशन ऑफ पावर, तो अभी आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऊपर बना दिया, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द जनरेशंस ओवर देयर, वहाँ जो लोग हैं वो क्या करेंगे, ठीक है। उसमें से या तो ऐसा तो है नहीं कि सारे लोगों को वहीं पे नौकरी, ठीक है, वो डेवलपमेंट हो रहा है उसका, लेकिन व्हाट अबाउट देयर फ्यूचर। वहाँ पे आपने एनवायरनमेंट ख़त्म कर दिया उनका, वहाँ पे हर दूसरे दिन मतलब ये इस तरीके का ट्रेजेडी हो रही है, तो उनका तो लॉस हो रहा है ना, उनकी लाइफ जा रही है। आप लाइवलीहुड, वही बैलेंस बिटवीन लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, तो आपको उसके बीच में बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपने वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट ही उनका ख़त्म कर दिया। दैट मीन्स योर द ग्रोथ इज़ बिकमिंग फ्यूचरलेस, राइट। तो ये वो बोलता है, ये HDI का 1996 का रिपोर्ट था, और ऐसा कुछ क्वेश्चन शायद पूछा था यूपीएससी ने, ठीक है। तो ये भी आया, मैंने लिखा होता है, दैट्स व्हाट आई आस्क्ड। रूटलेस, ठीक है, रूटलेस। रूटलेस मीन्स आप आए, आपने ट्राइबल एरियाज का जल, जंगल, ज़मीन तीनों ले लिया, ठीक है, और फिर उनसे बोला आप बिस्लरी की बोतल से पानी पियो, पहले हम आपको फ्री में देंगे, फिर आप इसका पे करो, ठीक है। क्योंकि आपने उनके सबसे पहले पानी पे कब्जा किया, ठीक है, उनके ज़मीन पे कब्जा किया, ठीक है, उनको बोला ठीक है आप हमें ज़मीन दे दो, हम ये करेंगे। वो फाइनली उनको बोला ठीक है हमने प्लॉट काट दिए, ठीक है, अब पर स्क्वायर फीट हमसे इसको खरीदो। स्टार्टिंग में हम आपको देंगे, लेकिन एक बंदे को ही तो दोगे आप। व्हाट अबाउट द जनरेशंस, ठीक है। आपने यू आस्क देम के यू विल नॉट बी, दे वर डूइंग फार्मिंग, ठीक है, दे वर यूजिंग देयर ओन, जो भी उनका जो ट्रेडिशनल एक होता है ना, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है उन लोगों की, वो जनरेशन से जो करते आ रहे हैं, वो सब आपने ख़त्म कर दिया उनका। फिर उनको बोला आप हाइब्रिड बीज हमसे लो, एंड देन आफ्टर दैट उनको ना यू मेक कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन देम, ठीक है। वो दूध पीने वाले थे, आपने पहले उनको चाय पिलाई, फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर उनको इतना मतलब दे यूज टू दैट पार्ट कि उनको ये लगने लगा कि नहीं चाय दूध तो बेकार है, अब मेरे को ना कोल्ड ड्रिंक की दुकान चाहिए, राइट। सो व्हाट इज दिस, दैट मीन्स यू आर मेकिंग देम रूटलेस। आपने उसको रूट से ख़त्म कर दिया, राइट, विच इज़ वेरी मच डेंजरस, राइट। आपको पता है ना वैन जब आप पढ़ते होंगे ये, इट्स नॉट ओनली अबाउट इकनॉमी, बट इफ़ यू हैव एक ये इकोलॉजी में वो सिस्टम आता है, वाई बायोडाइवर्सिटी इज़ हेल्पफुल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द जनरेशंस। अगर आपका बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी ना, तो यू आर मोस्ट वल्नरेबल एज एन स्पीसीज़। आप कोई कैन यू एक्सप्लेन, मतलब दिस इज रिलेटेड टू दैट पार्ट, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाई द सिंगल स्पीसीज आर मोर वल्नरेबल टू गेट एक्सटिंक्ट। क्यों, वाई बायोडाइवर्सिटी इज प्रीफर्ड, ऐसा क्यों है? मतलब कि ये हॉट स्पॉट्स जितने भी हैं, ये जो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स हैं, क्यों सरकार इनको इतना कंजर्व करती है? मरने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है हम लोगों पे? वाई इट इज़ डिज़ायर्ड कि मतलब इवन आई डोंट नो अबाउट साउथ, बट इन नॉर्थ व्हाट इज़ बीइंग प्रीफर्ड कि हमारे यहाँ ना द मैरिजेज आर नॉट इन द सेम गोत्रा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे शायद कुछ अपोजिट है, यहाँ पे सेम गोत्र में करते हैं, साउथ यहाँ नहीं करते, ओके। नहीं, तमिलनाडु में शायद सेम गोत्र में करते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, सेम गोत्र में कहीं नहीं करते, नहीं करते, जहाँ तक मैं जानता हूँ।
हाँ, तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो इट इज़ बीइंग प्रूव्ड साइंटिफिकली, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम, इट्स अप्लाइड टू द इकोनॉमी ऑल्सो, कि आपने, मैंने बोला ना, आप जो यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहे हैं ना, चारों तरफ मैकडोनल्ड, चारों तरफ मैकडोनल्ड, व्हाट हैपन्स व्हेन मैकडोनल्ड कोलैप्स? अभी क्या हुआ इकोनॉमी में? आप अब वही है, देखिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है इकोनॉमी के लिए कि ठीक है, रिलायंस इज ओके, वो बेनिफिट, सबको नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन आपने एक ऐसा वो हाथी बना दिया है उसको कि इफ इट कोलैप्स देन व्हाट? सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इफ इट कोलैप्स, टू बिग टू फेल वाला कॉन्सेप्ट है, आपको उससे बाहर निकलना है। यही केस बायोडाइवर्सिटी भी यही है। तो ये होता क्या है ना, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि जब बायोडाइवर्सिटी के केस में क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि हाँ, तो पहले मैरिज वाले में जो वो बोलते हैं कि ना डिफरेंट जो आपका स्पीसीज हैं, ठीक है, जब नेचुरल कोई भी कैलेमिटी आई तो वो क्या करती है, नेचुरल कैलेमिटी ना एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल इट इज़ अगेंस्ट द पर्टिकुलर स्पीसीज, उसने एक पर्टिकुलर स्पीसीज को निपटाना स्टार्ट किया। इफ़ देर इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड देर इज सिंगल स्पीसीज, उनका सारे का डीएनए एक ही है, तो इसका मतलब वो पूरा ही स्पीसीज, पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई बायोडाइवर्सिटी इज़ प्रीफर्ड, कि वहाँ ना आपको मतलब एक वेराइटी है। पहली चीज़, इकोनॉमी के केस में अगर आप बात करेंगे तो जितना भी, अगर आपने रिलायंस ने पूरे अगर कंट्री पे मतलब कंट्रोल है, इफ़ दे आर हैविंग एन इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक स्फेयर्स, नाउ इमेजिन अ सिचुएशन इन विच दे कोलैप्स्ड। अगर रिलायंस कोलैप्स कर गया तो क्या होगा इस देश का? अगर अदानी कोलैप्स कर गया तो क्या होगा इस देश का? यार वो आप एक सिंगल डिपेंडेंट, ये देश मतलब कोई भी इकोनॉमी सिंगल आदमी के बलबूते नहीं चला सकते आप। तो इसलिए बोला जाता है कि देयर शुड बी, मतलब यूनिफॉर्मिटी ठीक है, लेकिन जो हमारा कल्चर है ना, डाइवर्सिटी जो है वो बहुत रिक्वायर्ड है। वो इकोनॉमी में भी रिक्वायर्ड है, सब जगह रिक्वायर्ड है वो। इट इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस द बोर्ड, राइट। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए आप कभी भी ये प्रीफर ना करें कि मेरे को यूनिफॉर्मिटी चाहिए, राइट। और फिर दूसरा क्या है, जो आपका जो सिलेक्शन होता है इकोलॉजी में, आप लोग जो सिलेक्शन ऑफ द स्पीसीज वगैरह वो सब होता है, तो उसमें जितना ज़्यादा एक होता है ना, जैसे शादी में क्या हुआ कि आपने डिफरेंट जीन्स मिलेंगे आपको, तो एक ऐसी जीन्स मिलेगी उसमें दोनों का वो करेक्टरिस्टिक आएंगे। अगर आप सेम में ही करेंगे तो यू आर वल्नरेबल इन द सेंस कि आपको कोई भी, सपोज करो एक ही बीमारी है किसी को, तो बढ़ती जाएगी, आप एक ही जीन्स में आप बढ़ते जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ वाई कमिंग टू द इकोनॉमी पार्ट, दैट it should not be a single elephant, but there should be diversity, even in the resource allocation, even in the business. That's why there is Competition Commission of India, right? That's why there is Competition Commission of India that doesn't allows monopoly, ठीक है। आपका मोनोपोली हो गया जियो का, देखिए सिंपल, अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ जियो, स्टार्टिंग व्हाट दे डिड, देयर इज वन टर्म दैट, क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट गेटिंग द टर्म, वन टर्म इज देयर, प्राइसिंग, रिलेटेड टू प्राइसिंग, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अभी। जियो का आप एग्जांपल देखिए, व्हाट जियो इज डूइंग, नहीं अंडर प्राइसिंग नहीं है वो, एक तो कॉल्यूशन होता है, फिर एक टर्म होता है वो प्राइसिंग बोलते हैं उसको। सो व्हाट दीज पीपल डिड इन द स्टार्टिंग, दैट दे प्रोवाइड यू फ्री, एवरीथिंग वाज फ्री, राइट। हाँ, सब कुछ फ्री, आपको आदत पड़ गई, तो व्हाट दे डिड फाइनली, दे डिड कि उन्होंने जितना भी ये था सारे के बिजनेस बंद करा दिए, ठीक है। ऑल द टेलीकॉम इंडस्ट्री आर लिटरली दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, दे आर स्ट्रगलिंग, और क्योंकि दे आर हैविंग बिग पॉकेट्स, राइट। एक्चुअली यही सबसे बड़ा इस वक्त क्वेश्चन है इसके लिए, एग्रीकल्चर वाले के लिए, लोग ऐसे ही कॉन्शियस नहीं हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने सबको आदत डलवा दी जियो की, वो प्रॉफिट स्टार्टिंग में लॉस भी बियर कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दिया, पूरा मार्केट ख़त्म कर दिया, नो मोर एयरटेल, तब आप कहाँ जाएंगे? एक ही प्लेयर, एंड इट इज़ हैपनिंग, राइट। So this is how what HDI report 1996 says, that growth if not managed will be ruthless. That means a gap between rich and poor voiceless. Nobody will talk of the locals. Futureless. About sustainable development, rootless. That means you are uprooting the people like tribals, poor,
right, and the marginalized section of the society. This is how you have to explain this part, right? Now the way out, लिखिए. ब्रेक लेना है, ठीक है, डन.